एनसीईआरटी तीनों होगी 9.1, 9.2, 9.3, यस और नो में बोले। एनसीईआरटी में कोई डाउट? पूरा हो गया। अमित सिंगल को 9.3 में क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है। चलो तो देखते हैं भाई अमित का क्या डाउट है। फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ फैमिली सर्किल हैविंग वाई एक्सिस ऑन सेंटर वाई। अरे बेटा सेंटर वाई एक्सिस पे है, रेडियस 3 है, तो ये सर्किल तो लिख लो अमित। पूरी स्टेट सर्किल पढ़ाया है तुम्हें बेटा अमित सिंगल। हम्म पूरा सर्किल चैप्टर पढ़ा दिया। हम्म और आप ये भी नहीं लिखोगे? सेंटर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ये सर्किल भी नहीं लिखोगे क्या अमित? हम्म इसका मतलब बेटा 11 बिल्कुल भी याद नहीं है आपको अमित? हम्म एक की आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बस एक बार डिफरेंशिएट करना, दो इक्वेशन आएगी, दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर लेना है ना। दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर लेना, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है ना। 9.1 का 10 भी पूछना है। 9.1 का 10 क्या है भाई? 9.1 का 10 ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 2 और 1 आ गया, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। इसमें क्या तकलीफ आ गई? ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गया, नहीं हो रहा क्या? 10.1 का 10, इसमें क्या दिक्कत आ गई? डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए ना। तो डेरिवेटिव पे थोड़ी ना साइन लगा हुआ है, डेरिवेटिव पे साइन थोड़ी ना लगा हुआ है। बस चलिए। और कुछ एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से है, और कुछ एनसीईआरटी में 9.1 का 6 भी है। 9.1 के 6 में क्या है? वाई ट्रिपल डैश की पावर 2, वाई डबल डैश, वाई डैश, वाई 5। तो ऑब्वियसली वाई ट्रिपल डैश है और वाई ट्रिपल डैश की पावर 2 है, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगी। तो 9.1 का 6 में तो ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 2 हो गई। इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटा? हाईएस्ट पावर का और थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड आ गया, उसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 आ गई। देखो आज तो मैंने आसान सवाल पे भी ध्यान दे दिया, आसान डाउट भी बता दिया पल्लवी। आज मैंने आसान डाउट भी बता दिए है ना। चलो, और इसके बाद कोई एनसीईआरटी में आगे बढ़े? एचआरएस बेटा, अगर आप इन्हीं सब चीजों में पढ़ते रहे ना तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। डाउट तो मैंने अमित का भी बताया था, है ना, है ना। चलो अब अपन शीट पे आ जाते हैं। चलो शीट में आए।
नहीं नहीं, वो जो तुमने स्टेटमेंट लिखा था ना, उस पे मैंने अपना जवाब दिया था बेटा। हाँ, HRS। तुमने जो स्टेटमेंट लिखा था उस पे मैंने अपना जवाब दिया था। चलिए शीट में आते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सेक्शन ई अपना पेंडिंग था। चलिए तो पहले पार्ट फर्स्ट के सेक्शन ई में आते हैं। बताइए पार्ट फर्स्ट के सेक्शन ई में, बताइए कोई डाउट हो तो। पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई। चलिए, E2 का फर्स्ट, E3 का सेकंड। E2 के फर्स्ट में क्या है? E2 के फर्स्ट तो बेटा, अगर आप पहले दो सवाल पूछे गए, पहले वो बता दूं मैं। E2 का फर्स्ट और E3 का सेकंड। तो बेटा E2 का फर्स्ट पूछा है अजय ने। तो अजय, इसमें या तो आपसे सर्किल नहीं बना या फिर साइन का ग्राफ नहीं बना। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ गई? भाई ये सर्किल पे अगर नहीं प्लॉट करोगे तो एडवांस कैसे क्लियर करोगे बेटा? हाँ? ये सर्किल हो गया, सेंटर 1,0 हो गया, और यहीं पे ऐसा साइन का ग्राफ बन जाएगा। ये बाउंडेड एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो एक एरिया निकाल लेना 0 से 1, उसका डबल कर लेना। सर्किल तो बनाओ यार। चलो, इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा E3 के सेकंड पे। तो E3 का फर्स्ट और सेकंड तो सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कहा जब भी ऐसा हो तो आप एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लें। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा बेटा e⁻x साइन पाई एक्स। और कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1 हो जाएगा, x 0 to 1 हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बाय पार्ट से करना अच्छे से सिखा रखा है हमने, e⁻x साइन बी एक्स का। तो बाय पार्ट से अपन ने इंटीग्रेशन कर रखा है ना? पढ़ा हुआ है ये सब। चलिए E1 E2 E3 के बाद अब आगे बोलिए। इसके बाद नेक्स्ट बोलिए क्या था? E6 का सेकंड। E6 का सेकंड क्या है? E6 का फर्स्ट। अच्छा, E6 पूरा ही बताना है, ओके। तो पहले तो ध्यान से समझे, ये E6 आपके क्लास नोट्स की कॉपी में हो रखा है। E6 आपके क्लास नोट्स की कॉपी में आपने कर रखा है। वो अलग बात है कि आपने उसको पहचाना ही नहीं। काफी सारे लोग E6 पूछ रहे हैं, और ये जितने भी लोग E6 पूछ रहे हैं इनको ये ध्यान नहीं है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी उनके क्लास नोट्स की कॉपी में हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान आएगा उनको। पहला तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर x 0 से π/4 जा रहा है तो 10x हमेशा 0 से क्या रहेगा? 1। और 0 से 1, अगर हम जानते हैं x 0 से 1 जाता है तो पावर बढ़ाने से कम होता है, और पावर बढ़ाने से कम होगा तो tan n+1x हमेशा tan nx से क्या होगा? छोटा होगा। पावर बढ़ाने से हमेशा क्या होगा? कम ही होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। सेकेंड पार्ट अपन ने प्रूव किया था, tan x का रिडक्शन फॉर्मूला हमने प्रूव किया था। ये आपकी कॉपी का सवाल है, और हमने tan x का रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव किया था in + in-2 = 1/in-2। अब यही रिडक्शन फॉर्मूला था, मैं in लिखूं an लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके क्लास नोट्स की कॉपी में बेटा, यस और नो बोलें। बस, तो अब आपको याद ही नहीं रहा तो क्या करें, क्लास में कराया है। और इसका आगे वाला पार्ट भी इसी से हो जाएगा। भाई आपको ये ऑर्डर पता है ही, ये पता है ही। अगेन आगे वाला पार्ट करना है तो आप इससे कर दीजिए कि भाई an+2 जो है वो छोटा होगा an किससे? छोटा होगा n-2 से। तो इसमें an आप जोड़ दें, an+an+2 <2an an+an-2। इसकी वैल्यू आपको पता है 1/n-1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n+1। ये आपका वो वाला आंसर भी आ गया। ये आंसर क्लास में था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और पूरा सवाल आपका था। तो ये आप पहचाने नहीं, और अगर आप इसको पहचान जाते तो ये एक और आसान सवाल था जो अपन ने क्लास में कर रखा था, बट इसको पहचानने की जरूरत थी।
चलिए पार्ट सेकंड में आ जाइए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में बोलिए बेटा। अरे भाई संजीव कुमार और अरुमंशु पॉल कौन है ये दोनों जने E5 पूछ रहे हैं बेटा। E5 तो क्लास नोट्स में एज इट इज करवाया है, अभी 3-4 दिन पहले ही तो करवाया क्लास नोट्स में एज इट इज E5। ऐसे मत करो यार, 3-4 दिन में अगर भूलोगे तो 1 साल बाद एडवांस कैसे दोगे भाई। 3-4 दिन पहले का ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, है ना। कम से कम क्लास नोट्स तो ना भूलें। क्यों भाई संजीव कहाँ गए, अब कुछ बोलोगे। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ कुछ याद भी तो रखा करो यार। ऐसे पूछ पूछ के पढ़ पढ़ के सब भूल जाओगे, हैं। कैसे काम चलेगा भाई। चलो E9 में क्या है, E9 में आते हैं। E9 में दो ग्राफ मेरे पास हैं। एक तो ग्राफ बनाना है मुझे ln x+e का, ठीक है। और एक ग्राफ बनाना है मुझे x=ln 1/y। तो इसको अगर तुम ढंग से लिखोगे तो ये 1/y बराबर e⁻x, y बराबर e⁻−x है। दोनों ग्राफ हम बनाने जानते हैं। e⁻−x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ये ln x का ग्राफ होगा लेकिन शिफ्टेड ग्राफ होगा। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। इसका क्रिटिकल पॉइंट ये 1 - e हो जाएगा। तो ये आपको ग्राफ निकालना है, एरिया। तो 0 to 1 - e to 0। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ln x+e। और 0 to ∞, ऊपर वाला फंक्शन e⁻−। आसान सा इंटीग्रेशन में करते अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलो E10 की हम बात करें तो E10 सीधा सा सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। ये कह रहा है कोई फंक्शन है x=0 से x=a के बीच में। कोई भी फंक्शन है, y बराबर fx में ले लेता हूँ। इसने पर्टिकुलर fx को कितना दे रखा है, 10x दे रखा है। तो हम fx ही ले लें। तो ये कह रहा है कि कोई पॉइंट c है, ये कोई पॉइंट c है ना। और ये y बराबर f ऑफ c है। तो आप देखिए इससे बाउंडेड एरिया एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो ये जो एरिया है इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है हमें। तो एरिया क्या होगा आपका, आप चलेंगे 0 से c। तो 0 से c तक तो ऊपर fc होगा, नीचे fx होगा। और अगर आप c to a जाएंगे तो ऊपर fx होगा, नीचे fc होगा। ये सवाल है। और इस एरिया को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर कर लें। भाई ये fc कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा तो c आ जाएगा माइनस 0 to c fx dx हो जाएगा, प्लस ये c to a fx dx हो जाएगा बेटा, और माइनस f ऑफ c इंटू a-c आता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, c के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है और डेरिवेटिव 0 कर देना है। तो d/dc, तो पहले f डैश c इंटू c, fc 1, ये आपका fc। ये कितना हो जाएगा बेटा, fa, तो 0 - fc
और ये कितना होने वाला है, इसमें दो पार्ट एफ सी, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा -1 प्लस एफ डैश सी ए माइनस सी, ये आपके पास बन जाएगा। हाँ, तो अब आप देख लीजिए, बहुत आसानी से ही होगा। एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, इस एफ सी से ये एफ सी भी कैंसिल हो गया, तो डी ए अपॉन डी सी आपको हो जाएगा एफ डैश सी इंटू अंदर कितना जाएगा सी माइनस 2c माइनस ए। अगर आप इसको जीरो करेंगे तो सी ऑटोमेटिकली a/2 हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे अपना मैक्सिमम मिनिमा ले, और मिनिमम मैक्सिमम बताना है ना। तो मिनिमम 10x बताना है, तो ये a/2 होगा, उधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मिनिमम आएगा। √10x का क्या, मैंने तो एक जनरल एफ के लिए बता दिया तुम्हें। एफ की जगह √10x डालोगे तो भी यही आएगा। एफ कोई सा भी फंक्शन ले लो। चलिए, इसके बाद पार्ट थर्ड में आते हैं। वन पार्ट थर्ड के सेक्शन ही में आऊं। E3 तो आसान है बेटा रोहन। E3 में क्या नहीं आया बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, और इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप भी दे रखा है। dy/dx को स्लोप के बराबर कर दोगे, एक्स 3 दे रखा है, अननोन निकल जाएगा। और कर्व टेंजेंट और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया अपन ने क्लास में किया है। कर्व टेंजेंट और एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया अपन ने क्लास में किए हैं। के निकालने के लिए उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि स्लोप परपेंडिकुलर है। चलो, इसके बाद टू पार्ट फर्स्ट में आते हैं। टू पार्ट फर्स्ट में अपन ने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। टू पार्ट फर्स्ट में 15 तक अपन ने कर लिए थे। एक्सरसाइज टू पार्ट फर्स्ट 15 तक अपन कर चुके हैं। 15 के आगे बोलना है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है। अच्छा, 19 में हो गया। एक्चुअली 19 जो है वो अगर तुम्हें याद हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, एओडी में अपन ने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा था, तब भी ये कर्व आया था। तब ये कर्व के फॉर्म में आया था और इसके हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिए थे, है ना। अभी ये पैरामेट्रिक की फॉर्म में आया है, x इक्वल्स टू a cos क्यूब टी और y इक्वल्स टू a sin क्यूब टी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर है 19। तो इससे अगर हम t को एलिमिनेट करेंगे तो x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ये कर्व बनता है। और ये एक एस्ट्रॉइड इसको बोलते हैं, एस्ट्रॉइड, है ना। इस तरह का इसका ग्राफ होता है, कुछ इस तरह का, है ना। चारों तरफ सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। मैंने थोड़ा सा मेरा सही नहीं बना। इस तरह का सिमेट्रिक एस्ट्रॉइड टाइप का ग्राफ होता है। और आप कोई से भी एक क्वाड्रेंट का निकाल लो बस। ये 0, ये ए, तो जो एरिया होगा, हमें तो पूरा चाहिए, बट हम 4 टाइम्स करेंगे 0 टू ए की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 अपॉन 3/2 dx। और कुछ भी नहीं करना है आपको, यही सब्स्टिट्यूशन लगा देना है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा आप जैसे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ, पर्टिकुलर ग्राफ है, सिमेट्रिक ग्राफ है। जैसे आप मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर ए का भी तो याद रखते हैं, है ना।
बस ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होता है तो ये एक स्क्वायर बनता है और ये एक एस्ट्रॉइड टाइप का बनता है। स्टैंडर्ड कर्व है, हम दिमाग में रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड कर्व है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बोलिए बेटा, 19 के बाद बोलिए। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 देखिए। अरे 22 बहुत अच्छा सवाल है। हाँ 22 में देखो, मैं एक बहुत बढ़िया तरीके से इसको बताऊंगा। वैसे तो कई सारे तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नए तरीके से आपको 22 बताऊंगा। बहुत ही अच्छा तरीका है 22। ध्यान दो 22 पे, बहुत अच्छा और बढ़िया सवाल है ये। एफ एक्स आपका कितना दे रखा है, साइन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू कितना दे रखा है, 0 से π/2, है ना। अच्छा अब हम इसका dy/dx आप जानते हैं cos x होगा, है ना। cos x होगा। और डबल डेरिवेटिव, इसको तो खैर पूरा ग्राफ ही आप जानते हैं कि cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड ये ग्राफ होने वाला है ना। वैसे भी अपन इसके बारे में जानते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हम जानते ही है ना। कोई जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड ग्राफ है, हम बना लेंगे। अब इसमें क्या होगा वो समझे। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, अगर एक्स कितना है, π/2 से पाई है। π/2 से पाई। अब इसको समझो, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, समझना बात को, तो ये हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश पाई माइनस एक्स। और अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा माइनस के एफ डबल डैश पाई माइनस एक्स, एफ डबल डैश पाई माइनस एक्स। अगेन आगे वाली डेफिनेशन के लिए उसने क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई माइनस एक्स, है ना। 2 पाई में अभी मैं डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ वो भी समझाऊंगा। अच्छा सवाल है। देखो आपका ये कोई ग्राफ है ना। 0 to पाई में ही मुझे बनाना है। अब इसको समझो, बहुत बढ़िया ग्राफ ये है कि ये 0 है, ये समझो π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है ना। कोई भी मान लेता हूं। अब ये जो साइन एक्स है, 0 से π/2 तक तो मुझे पता है इंक्रीजिंग और अपवर्ड ये जाने वाला है, इंक्रीजिंग और डाउनवर्ड जाने वाला है। इंक्रीजिंग और डाउनवर्ड ये कुछ इस तरह का जाएगा। अब इसके आगे ग्राफ कैसा बनाना है उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन दी है। अब ये कह रहा है कि π/2 से पाई तक इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। भाई देखो, यहाँ पे आप π/2 से बड़ा डालोगे तो यहाँ π/2 से छोटा मिलेगा, यहाँ π/2 से छोटा डालोगे तो π/2 से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब दोनों के डेरिवेटिव सेम है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग तो ये इंक्रीजिंग। और यहाँ अपोजिट है, मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब कॉन्केविटी, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर सेम होगा, कॉन्केविटी अपोजिट होगी। यस और नो बोले इसके लिए। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर सेम होगा लेकिन कॉन्केविटी अपोजिट होगी। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब पाई से 2 पाई में देखो, पाई से 2 पाई में अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस माइनस एफ डैश 2 पाई माइनस एक्स होगा, और एफ डबल डैश एक्स बराबर एफ डबल डैश 2 पाई माइनस एक्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्केविटी तो सेम रहेगी, जो कॉन्केविटी 0 से पाई में है, क्योंकि देखो इस रिलेशन का मतलब ये है कि इसमें π/2 डालोगे तो इसमें 3π/2 आएगा। इसका मतलब एक चीज तो 0 से पाई को बताएगी, एक चीज पाई से 2 पाई को बताएगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अपोजिट है, माइनस आ गया, और कॉन्केटिव वाला नेचर सेम है।
तो इंक्रीजिंग की जगह तो डिक्रीजिंग बनेगा और कॉन्केटिव वाला नेचर क्या रहेगा, सेम। तो जैसे ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड रहेगा और कॉनकेव की जगह ऐसा बनेगा, कॉनकेव की जगह ऐसा बनेगा। तो ये इसका एक्चुअल ग्राफ बनेगा ब्लू वाले का, है ना। अब आप इसको ध्यान से समझिए, अब आप इसको ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या है, आपको एरिया जो निकालना है, जो आपको एरिया निकालना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जो एरिया आपको निकालना है एक्चुअल में, वो एरिया आपको निकालना है कौन सा, ये वाला। वो एरिया आपको कौन सा निकालना है, ये वाला। लेकिन आपको इसके लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस ट्राइंगल के एरिया से भी निकाल सकते हो बेटा। ये 2 है, ये पाई। सोचो, जो एरिया यहाँ पे इस ट्राइंगल में इधर एक्स्ट्रा आ रहा है वो यहाँ पे कम हो रहा है, फिर जो यहाँ पे कम हो रहा है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसी से काम हो जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस। बेस कितना है बेटा, 2 पाई इंटू हाइट कितनी है, 2। तो कितना आ गया, 2 पाई। आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, एरिया आपका ऐसे ही निकल के आ रहा है। बढ़िया सा, अच्छा था सवाल, ये सुनो बोले। एक बढ़िया सवाल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली और सीधा सवाल है। चलिए 22 के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए 24 पे आते हैं। ट्वेंटी फोर में देखें क्या है। अच्छा ये तो आसान है बेटा, ये तो वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। भाई ये जो होता है ना मैक्सिमम, ये तो आप कई बार, अब तो आपको आना चाहिए मैक्सिमम वाला। भाई अगर ये हो जाएगा कि मोड एक्स मोड वाई से बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो मोड एक्स वन से छोटा हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस वन टू वन हो जाएगा। और अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल है मोड वाई, तो मोड वाई वन से छोटा हो जाएगा, तो वाई माइनस वन टू वन आ जाएगा। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल ही बनेगा। जब आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, तो ये रेक्टेंगल ही बनेगा बेटा। ये एक तरह से एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू माइनस वन, वाई इक्वल्स टू वन। तो ये कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते ही हो, ये वाला रेक्टेंगुलर है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आसानी से निकल जाएंगे। भाई एक्स वाई बराबर 2 है ना हमारे पास, तो अगर वाई वन डालेंगे, एक्स वाई बराबर 2 है तो वाई वन 2, और ये तो एक्स बराबर 1 पे वाई बराबर 2 आ जाएगा। और एक्स बराबर 1/2 है, अच्छा 1/2 है, 1/2। ठीक है, एक्स वाई बराबर 1/2 है, तो वाई वन डालेंगे तो एक्स 1/2 आ जाएगा, एक्स वन डालेंगे तो वन ही है, तो ओके 1/1 आ जाएगा। अच्छा आपको ये वाला एरिया चाहिए बेटा, आपको कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो अब आप ये वाला, क्योंकि इनइक्वलिटी है ना, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये एरिया हटा देंगे और ये एरिया भी निकाल लेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा, इंटीग्रेशन से डबल कर देंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लोगे। पूरा आंसर निकाल लोगे ना, जरूरत नहीं है अब करने की, है ना। है ना, चलो ठीक है। बस बाकी तो हो गया, 25 तो आसान ही था। चलिए ठीक है, क्लास नोट्स निकालिए फिर।
चलिए क्लास नोट्स पे जाइए। दो सवाल मैंने लिखे हुए छोड़ दिए थे, हुए वो आप लोगों के? दो सवाल मैंने लिखे हुए अधूरे छोड़ दिए थे, करे क्या वो? हम्म, एक सवाल तो था फोर्थ नंबर वाला, वो था अपने पास ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई और डी वाई। तो वही देखो, हम वाई और एक्स को अलग करेंगे तो इसको हम यहाँ नीचे ला सकते हैं और इसको यहाँ से हटा के यहाँ नीचे ला सकते हैं ना, डिवाइड करेंगे। और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई, और ये इधर आके हो जाएगा बेटा ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। ये एल एन टेन वाई नजर आ ही रहा है मुझे, ये एल एन ई की पावर एक्स माइनस वन नजर आ ही रहा है, कांस्टेंट भी एल एन सी ले लूंगा। तो टेन वाई बराबर सी की पावर एक्स माइनस वन, और अच्छे से लिखूं टेन इनवर्स सी। ये आपका सवाल हो जाएगा। करेक्ट है, यही था सवाल। और एक और सवाल था मेरे पास, वो था डी वाई बाई डी एक्स। अब वो जो अंडर रूट में क्वांटिटी है, अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो फैक्टराइज हो रही है, उसके फैक्टर हो रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला जानते हैं, ये साइन इनवर्स वाई, और ये कितना होता है एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस। ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है दोनों सवाल? एक बार यस और नो बोलेंगे। दोनों सवाल क्लियर आई थिंक मेरे ख्याल से। चलिए एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे भी आप लेबनीज का इस्तेमाल बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल में भी हम लेबनीज का सवाल बना सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, लेबनीज भी लग जाएगा। कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू वन टी एफ टी डी टी, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू वन टी एफ टी डी टी, टी एफ टी डी टी, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। ऐसा कर लीजिए, देन फाइंड एफ ऑफ थ्री निकालना है मैंने। अच्छा सवाल है, लेबनीज का भी इस्तेमाल होगा। स्टार मैंने इस पे लगा दिया है। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स टू वन टी एफ टी डी टी, देन फाइंड एफ ऑफ थ्री। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ थ्री की। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश एक्स होगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये लेबनीज से कितना होगा? जीरो माइनस एक्स एफ एक्स होगा। ठीक है, तो जीरो माइनस एक्स एफ एक्स होगा। तो और अच्छे से लिखूं मैं तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स वन प्लस एफ एक्स हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो इस तरह की इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इस एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन प्लस वाई। ये क्लियर है स्टेप सबको? ऐसे लिख सकता हूं मैं, हमेशा ध्यान रखें इसको है। लिख सकता हूं ना ऐसे, एफ डैश एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स की जगह वाई। तो जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे आपको नजर आ गया वेरिएबल सेपरेबल।
जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको नजर आ गया वेरिएबल सेपरेबल। तो बस dy अपॉन वन प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स से डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, एल एन वन प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब लेकिन आपको y निकालना है बेटा, एफ ऑफ थ्री निकालना है। तो अब आप थोड़ा सा इसमें सोचिए क्या है। हाँ, अब देखिए एक जानकारी आपको दी हुई है। क्या जानकारी दी हुई है कि एफ ऑफ वन जो है वो कितना होगा, वन बाई टू। क्या आपको नजर आता है ये गिवन है, एफ ऑफ वन वन बाई टू। यहाँ से देखिए अगर आप एक्स की जगह वन डाल देंगे ये इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा और एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन बाई टू। छुपा के दिए, दी तो है जानकारी सी निकालने के लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं दी बेटा, उसने छुपा के दी कि ये कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए एफ ऑफ वन डाल देंगे आप इसमें, तो वन डाल देंगे तो ये वन बाई टू और ये वन टू वन जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन हाफ दिया हुआ है, चलिए एफ ऑफ वन हाफ है तो सी निकाल लीजिए फटाफट। एफ ऑफ वन हाफ दे रखा है बेटा, तो एफ ऑफ वन हाफ है तो एल एन वन प्लस हाफ इक्वल्स टू वन बाई टू प्लस सी। तो सी आपका हो गया बेटा एल एन थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू। तो ये हो गया एल एन वन प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एल एन थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू। अब आप चाहें तो वन प्लस वाई निकाल सकते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एल एन थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू। वाई इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू थ्री बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू माइनस ये फंक्शन आ जाएगा। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास, वाई मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया। अच्छा सवाल है, एक स्टार मार्क कर लीजिए इस पे। क्वेश्चन हो गया हो तो डन बोलें। चलिए ठीक। अब इस सेगमेंट में भी वही सवाल बनेंगे। देखिए तीन तरह के सवाल बनते हैं, है ना। एक तो सवाल बनते हैं सिंपल इक्वेशन दे देता है, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव किया, है ना। दूसरा ऑप्शन बनता है कि लेमडीज का इस्तेमाल वो दे देता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स किया। और तीसरा बनता है कि क्वेश्चन को वो लैंग्वेज में देता है। क्वेश्चन को किसमें देता है, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज से हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। लैंग्वेज से हम इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। दो तीन तरीके होते हैं पूछने के, है ना।
और बस आसान सा सवाल होता है, आप दोनों तीन, और आता है इसका एक सवाल है ना एडवांस वगैरह में, और आसान से आता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर नेक्स्ट। लैंग्वेज में बोलूंगा, आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व passing through point, passing through point -2, 1, find equation of curve passing through point -2, 1, find equation of curve passing through point -2, 1, given that, क्या दिया हुआ है, given that slope of tangent at any point px, y, given that, given that given that slope of tangent, slope of tangent at any point given that slope of tangent at any point p x comma y on curve, on curve, on curve is, on curve is twice, twice, twice slope of line, twice slope of line, slope of line, twice slope of line, segment joining, twice of line segment, twice of line segment joining point of contact, joining point of contact, point of contact and point, and point, point of contact and point -4, -3, अब वो लैंग्वेज देगा, लैंग्वेज को हमें इक्वेशन, तो जो दिया हुआ है ना उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो क्या दिया हुआ। वो कह रहा है कोई पॉइंट है ना, कोई भी कहीं पे भी एक पॉइंट है -2, 1 जहां से कोई कर्व पास हो रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 पे, वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इस पॉइंट से कोई कर्व पास हो रहा है, ठीक है। और उसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व इज ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ दिस। अच्छा, एक पॉइंट -4, -3 भी है, ठीक है। 4 -3, एक पॉइंट ये भी है -4, -3। तो इस कर्व से कोई पास हो रहा है, तो मान लीजिए कोई सा भी डायग्राम बना लो आप रफ, मान लो जी ये मैंने बना दिया, इस पॉइंट से पास होने वाला कर्व है, कोई भी कर्व बना लो, मुझे नहीं पता कैसा कर्व बनेगा, मैंने तो ऐसे ही रफ कर्व बना दिया। और इस पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इसका जो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट बनाने की बात कर रहा है ये, तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। तो अगर ये एक्स कोमा वाई है तो गिवन क्या हो गया, गिवन ये हो गया बेटा अपने पास कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, इस स्लोप के, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस और नो, ये गिवन है कि नहीं है, कि इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके बराबर है, लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, बस। तो ये तो आसान सा है। लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि सवाल कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन जैसे आप लैंग्वेज को जमाने की कोशिश करोगे, ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो जैसे ही आप लैंग्वेज को जमाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो आसान सा सवाल है। इस सेगमेंट में ऐसे ही होता है, जैसे ही आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा ये आसान सवाल। चलिए पूरा कीजिए इसको। सी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, पॉइंट पूरा करो, इसको पूरा करो, फटाफट से पूरा करो, करो पूरा करके आंसर निकाल के बताओ फाइनल मुझे, है ना। पूरा करो, फाइनल आंसर निकाल के बताओ।
हो गया। चलिए फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। फाइनल आंसर ये आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3। ये आ रहा है फाइनल आंसर। सबका आ रहा है। ठीक है चलिए अगला सवाल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the point. Find equation of curve passing through the point 0, 1. Find equation of curve passing through the point 0, 1. Find equation of curve passing through the point 0, 1 and length of subtangent at point and length of subtangent at point length of subtangent length of subtangent at point px, y equals to है 2. Find equation of curve passing through the point 0, 1. Find equation of curve passing through the point 0, 1 and length of subtangent. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 2 दे रखी है। तो अब आपको याद हो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वगैरह के फॉर्मूले तो बात बन जाए बेटा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होती है वो होती है 2। आपको याद हो तो फॉर्मूला था मोड वाई अपॉन टेन थीटा। मैंने आपको एक आसान फॉर्म में याद रखने के लिए किया था मोड वाई वन अपॉन साइन थीटा मोड वाई वन अपॉन कॉस थीटा मोड वाई वन अपॉन टेन थीटा मोड वाई वन अपॉन कॉट थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। एक आसान फॉर्मूला मैंने याद रखने के लिए कहा था। मैंने अंडर रूट वगैरह वाला भी याद नहीं कराया था साइन कोस टेन कोट वाला ही याद कराया था। और तो वाई वन अपॉन टेन थीटा की जगह डिवाइड बाई डी एक्स लिख दो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये गया वाई बराबर प्लस माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसी को सोल्व करना है आपको। तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 डिवाई बाई डी एक्स 2 डिवाई है 2 डिवाई अपॉन वाई इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स लिख लीजिए ऐसे कर लीजिए इसको। तो ये 2 एल एन वाई किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस एल एन सी लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा एल एन वाई स्क्वायर
अपॉन सी बराबर प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू सी की पावर प्लस माइनस एक्स, ये कर्व आ जाएगा बेटा। वाई स्क्वायर प्लस टू सी की पावर प्लस माइनस एक्स, ये कर्व आ जाएगा। सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे तो आई थिंक सी बना जाएगा। इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे आई थिंक, तो सी कितना आ जाएगा 1। इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, C1 आ रहा है, हो जाए कंप्लीट तो डन बोलना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे अपन, है ना। कंप्लीट हो जाए तो डन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सरफेस एरिया, surface area of a spherical balloon, surface area of a spherical balloon, surface area of a spherical balloon change at a rate proportional to time t, surface area of a spherical balloon change at a rate proportional to time t, surface area of a spherical balloon change at a rate proportional to time t, surface area of a spherical balloon change at a rate proportional to time t, surface area of a spherical balloon change at a rate proportional to time t। ठीक है, surface area of a spherical balloon is changed at a rate proportional to time t। ठीक है, फिर लिखो inertially its radius is 3 unit, inertially its radius is 3 unit, शुरुआत में उसकी रेडियस कितनी है 3 यूनिट है। inertially its radius is 3 unit and after 2 seconds it is 5 unit and after 2 seconds it becomes 5 unit and after 2 seconds it becomes 5 unit and after 2 seconds it becomes 5 unit। Initially its radius is 3 unit and after 2 seconds it becomes 5 unit। Then find radius after t second, या then find radius after t second भी बोल सकता हूँ, या then find radius after कुछ और भी बोल सकता हूँ। then find radius after t second, then find radius after t second। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना होगा तो t की जगह मैं 4 डाल दूंगा, 5 डाल दूंगा, 6 डाल दूंगा, ऐसा कुछ भी डाल सकता हूँ। तो ये सवाल एक बार दोबारा सवाल पूरा बोल देता हूँ, चाहे तो लिखना है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बलून, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बलून चेंज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, चेंज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। Inertially its radius is 3 unit, inertially its radius is 3 unit and after 2 seconds it is 5 unit and after 2 seconds it becomes 5 unit। then find radius after t second, then find radius after t second। चलिए ध्यान दीजिए, देखो सरफेस एरिया तो गिवन क्या है अपने पास कि डी बाई डी टी 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया। और हाँ आ रही
हाँ, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई 2r dr/dt इस प्रोपोर्शनल टू टी है, तो आप चाहें तो इसको के टी भी लिख सकते हैं। के टी लिख दूं, के कोई भी कांस्टेंट है ना, तो इक्वल्स टू कितना लिख दिया, के टी लिख दिया मैंने, है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे भी लिख सकता था मैं, के टी तो डी/dt भी लिख सकता था, 4 पाई r² बराबर के टी ऐसे है, के टी में यहाँ पे भी लिख सकता था। तो और अच्छे से लिखें तो ये 8 पाई इंटीग्रेशन ऑफ r dr हो जाएगा, और के भी कांस्टेंट है, बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो जाएगा। तो 8 पाई r² बाई 2 हो गया, ये t² बाई 2 हो गया, प्लस c हो गया, है ना। तो सीधे सीधे r किसका फंक्शन आ गया, t का फंक्शन आ गया अपने पास। r किसका फंक्शन आ गया, t का आ गया। अब देखो r बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे, r कितना है 3, देखो क्या निकला इससे, t बराबर 0 पे r 3 है, तो t बराबर 0 पे r 3 है, तो 36 पाई, c बराबर 36 पाई आ गया। और t बराबर 2 पे r 5 है, तो ये सारी वैल्यू डालते हैं, तो 8 पाई × 25/2 इक्वल्स टू के 2² बाई 2 प्लस 36 पाई। तो फाइनली के निकल जाएगा अपने पास, के निकल जाएगा, कितना आ रहा है 32 पाई, के कितना आ रहा है 32 पाई। बस, तो इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू ले आते हैं बेटा, 4 पाई r² इक्वल्स टू के 32 पाई t²/2 प्लस 36 पाई। बस, तो अब देख लो फाइनली कितना आ गया, ये 4t² प्लस 9, r इक्वल्स टू √4t² प्लस 9 आ गया ये। यस और नो बोले फटाफट, आया कि नहीं आया। चलिए अगला लिखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इन ए कंटेनर in a container bacteria count is 1 lakh। in a container bacteria count is 1 lakh। ठीक है, bacteria count is 1 lakh। after 2 hours number is increased by 10%। after 2 hours number increase by 10%। after 2 hours number increase by 10%। after 2 hours number increase by 10%, then how many hours, then how many hours, then how many hours they becomes 2 lakh, they becomes 2 lakh, they becomes 2 lakh if rate of growth of bacteria
if rate of growth of bacteria, rate of growth of bacteria, rate of growth of bacteria is proportional, is proportional is proportional to number present, proportional to number present, proportional to number present, proportional to number present, है ना. In a container, bacteria count is 1 lakh. After 2 hours, number increased by 10%. Then how many hours they becomes 2 lakh if rate of growth of bacteria is proportional to number present. Rate of हाँ, सीधा सा सवाल है. Let number of bacteria count is, let number of bacteria count are x. Let number of bacteria count are x. तो गिवन क्या है हमारे पास कि dx अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम t. इनके जो चेंज की रेशियो है प्रोपोर्शनल किसके, टाइम t के. भाई x प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की क्वांटिटी मान ली किसी टाइम पे x प्रेजेंट है, तो उसमें जो चेंज होगा dx अपॉन dt वो किसके प्रोपोर्शनल है, t के. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt बराबर वही kt, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ kt dt. ये तो बाहर ही लिख लेते हैं. एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, दोबारा पढ़ता हूँ. Bacteria 10% how many ways they becomes 2 lakh if rate of growth of bacteria is proportional to number present. सॉरी, यहाँ पे x आएगा, proportional to number present, x आएगा यहाँ पे, है ना. proportional to number present, तो नंबर तो x प्रेजेंट है ना, proportional to number present है ना, तो नंबर प्रेजेंट है तो x आएगा, proportional to number present तो x आएगा. तो ठीक है, ये कितना हो गया, ln x हो गया, kt प्लस c. कैलकुलेशन अच्छी दिखती है, अगर ln कहीं पे आ रहा है तो कांस्टेंट भी ln c जोड़ दो, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी दिखती है उससे. अब गिवन क्या है अपने पास वो समझे कि वो क्या है, t अगर 0 है तो बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, और t जब 2 आवर हो गया था तो उसमें 10% इंक्रीज हो गया था, तो 1,10,000 है अपने पास, ये इसने कहा है. तो अगर ये डाल दें अपन, t 0 डाल दें तो c आपका 1 लाख ही आ गया, और अगर t2 और c कर दें तो k आपका निकल के आ जाएगा मेरे ख्याल से. k आपका कितना निकल के आ जाएगा, हाफ ln 11/10, ये आपका k निकल के आ जाता है. चेक करें सही लिखा क्या मैंने. देर, तो x किसके बराबर हो गया, ऐसे लिख देता हूँ, 10⁵ e हाफ ln 11/10 t, ये आपके पास है. अब आपको निकालना है कि बैक्टीरिया काउंट अगर 2 लाख हो जाए तो इफ x इक्वल्स टू है 2 लाख, देन 2 इंटू 10⁵, 10⁵ e की पावर 1/2
ln 11/10t। इसी को थोड़ा और सोल्व कर लें तब और क्या। तो ln2 बराबर हाफ ln 11/10t, तो t बराबर ln 4/ln 11/10, ये आएगा बेटा। नहीं नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा। आप ln c की जगह c डाल दोगे, c की जगह ln c डाल दोगे ना, तो उससे आंसर चेंज नहीं होगा। जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो वो e रेस टू दी पावर में आ जाएगी वैल्यू, और ऑटोमेटिकली ये फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। आप चाहो तो करके देख लो, आप यहाँ पे c ले लें, तो c की वैल्यू कुछ ऐसी निकलेगी, जब आप यहाँ पे फाइनल डालेंगे तो फाइनल आंसर सेम आ जाएगा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लें, उससे कोई दिक्कत। हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, मेथड तो अभी बाद में पढ़ेंगे भाई। देखो, दो चीज पढ़नी है आपको। दो मेन मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड और एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, है ना। और फिर कुछ इक्वेशनें होती है जो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ इक्वेशनें होती है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी अपन ने पढ़ा वेरिएबल सेपरेबल, अब मैं कुछ वो इक्वेशनें पढ़ाऊंगा जो सब्स्टिट्यूशन ऑब्स्टिट्यूशन लगा के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल में। फिर दूसरा मेन मेथड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन्हीं दोनों में से कुछ पूछा जाता है। बाकी कुछ और छोटे छोटे मेथड भी आते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला आता है, सब्स्टिट्यूशन, तो अलग अलग टाइप के पोलर सब्स्टिट्यूशन आता है, वो भी पढ़ेंगे अपन। लेकिन जो पहले जो मेन है वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन ये फिर कल पढ़ेंगे अपन, है ना। चलिए, अब आप बताइए होमवर्क में क्या करके लाएंगे। एक तो एनसीईआरटी में तो 9.4 ले लीजिए, है ना। और एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड ले लीजिए। पार्ट सेकंड में जो बच रहे हैं वो है शीट में, डेफिनेट इंटीग्रेशन की में, है ना। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन में और शीट डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना। तो ये अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में 9.4 और डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट में एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड। ठीक, चलो। ओके।